बच्चों, आज हम लोग पकड़ेंगे शारीरिक विकलांगता। उसमें सबसे पहले ये जान लें कि विकलांगता क्या है। सबसे पहला है शारीरिक विकलांगता, फिर मानसिक विकलांगता, संवेदी विकलांगता और फिर संवेगात्मक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता कौन सी? जो हमारे चलने फिरने में अक्षमता जैसे उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं शारीरिक विकलांगता। फिर है मानसिक विकलांगता, सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि में जब कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए या अक्षमता उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं मानसिक विकलांगता। फिर नेक्स्ट है संवेदी विकलांगता। संवेदी विकलांगता वो विकलांगता होती है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? आँख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। तो जब इनमें कोई कमी या क्षमता उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं हम संवेदी विकलांगता। फिर है संवेगात्मक अस्थिरता, यानी कि बच्चों के जो संवेग होते हैं, जो भाव होते हैं, उनमें जब अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, यानी कि कभी संवेग जो है बहुत तीव्र हो, कभी बहुत कम हो जाए, तो उसे कहते हैं संवेगात्मक अस्थिरता या संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक। अब सबसे पहले आता है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता में है कि शारीरिक विकलांग वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की भांति शारीरिक क्रियाओं को करने में अक्षम होते हैं। यानी कि वे बालक जो कि शारीरिक क्रियाएं कौन सी होती है? सामान्य चलना फिरना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? शारीरिक सामान्य क्रिया होती है। जब इनको नहीं कर पाता बच्चा तो उसे कहते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक। फिर है परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जो शारीरिक दोष के कारण असाधारण क्रियाओं को में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। साधारण क्रिया क्या है? चलना फिरना। और असाधारण क्रिया क्या हो गई? दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? असाधारण क्रिया। तो जब असाधारण क्रिया में भाग नहीं ले पाते अथवा सीमित हो जाते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलने लगते हैं, चलने में भी बहुत धीरे चलते हैं, तो ऐसे बच्चे को शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहा जाता है। यद्यपि ऐसे बालक जो है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हो वह मानसिक रूप से भी विकलांग हो या मानसिक बुद्धि भी उनकी कम हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता जो है, चिंतन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, सामान्य बालकों से भी तीव्र होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विकलांगता के प्रकार। शारीरिक विकलांगता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात विकलांगता। जन्मजात विकलांगता कौन सी विकलांगता होती है? कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, यानी जन्म के पहले की अवस्था, जब गर्भ में हो उस समय ही यदि किसी कारणवश, चाहे वो माँ में कोई बीमारी हो या माँ के कुछ ऐसे चीज़ों के खा लेने के कारण बच्चे में विकलांगता उत्पन्न हो जाए, क्योंकि माँ जो कुछ भी खाती पीती है, जिस भी माहौल में रहती है, उसका प्रभाव उसके गर्भ में पड़ रहे बच्चे पर पड़ता है। तो यदि उस स्थिति में बालक में कोई विकलांगता उत्पन्न हो जाती है तो उसे जन्मजात विकलांगता कहते हैं। फिर है हमारा अर्जित विकलांगता। अर्जित विकलांगता कौन सी विकलांगता? जो जन्म के बाद हम अर्जित करते हैं, यानी एकत्र करते हैं, अपने आप प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं अर्जित विकलांगता। तो जब किसी कारणवश, चाहे वो जन्म के बाद, जन्म के समय तो बच्चा एकदम स्वस्थ है, पर जन्म के बाद जो है किसी कारणवश, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई दुर्घटना हो या किसी अन्य कारण से जब बच्चे में कोई विकलांगता उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्जित विकलांगता। यह विकलांगता जो है, फिर कारण में हो जाएगा कि अर्जित विकलांगता और जन्मजात विकलांगता। ठीक है, अर्जित विकलांगता और जन्मजात विकलांगता, इन दोनों प्रकारों को मिलाकर जो कारण उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम कहते हैं। तो कुछ कारण उत्पन्न हुए, ये कारण कौन कौन से हैं विकलांगता के? पहला, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। किसमें? रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। ठीक है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी यानी बैक बोन में चोट लग जाती है
तो उस कारण भी विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। फिर है मस्तिष्क में चोट लगने पर, मस्तिष्क में चोट लगने पर, ठीक है, जब मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो उस स्थिति में भी विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क ही जो है हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को क्रियान्वित करता है, यानी क्रियाशील बनाता है। तो जब मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो हमारा कोई अंग विशेष, जिस पोर्शन में चोट लगता है मस्तिष्क में, तो वहाँ से कोई अंग विशेष विकलांग हो सकता है। फिर दिमागी बुखार होने पर, दिमागी बुखार में कौन सी बीमारी होती है? मेनिनजाइटिस। कौन सी है? मेनिनजाइटिस। ये कौन सा रोग होता है? दिमागी बुखार, दिमागी बुखार, ठीक है। जब दिमागी बुखार हो जाता है बच्चों को, तब भी विकलांगता जो है, बच्चों में विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। फिर है आनुवांशिक विकार। फिर है क्या? आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार। इसमें कौन से रोग होते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आनुवांशिक कौन से रोग होते हैं? जो रोग हमें अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, गुण या दोष, उसे कहते हैं आनुवांशिक। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि समय के साथ जो है मांसपेशियां जो है बहुत कमजोर होने लगती हैं। फिर है कुछ जन्मजात बीमारी भी होती है, जैसे स्पाइन बिफिडा, जैसे स्पाइन बिफिडा। इसमें जो है बच्चा जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हो पाता, स्पाइन बिफिडा। तो इस स्थिति में जो है रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं होता, जिसके कारण जो है विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन सी कारण होते हैं? रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, मस्तिष्क में चोट लगना, फिर दिमागी बुखार जिसमें मेनिनजाइटिस जिसको कहते हैं वो हो जाए, या अनुवांशिक विकार जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए, यानी कि मांसपेशियां समय के साथ जो है अपना कमजोर हो जाती हैं। फिर स्पाइन बिफिडा जिसमें जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय रीढ़ की हड्डी का पूर्ण विकास ना हो पाए। तो ये सारे क्या है? कारण, विकलांगता के कारण। फिर है लक्षण। कौन कौन से लक्षण होते हैं? शारीरिक विकलांगता का मुख्य लक्षण होता है शरीर के चलने फिरने या गतिविधि करने में अक्षमता, यानी कि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से चल फिर नहीं पाता, चलने में उसे किसी तरीके की समस्या होती है, या तो वो व्हील चेयर पे चले, या किसी बैसाखी के सहारे, या किसी अन्य व्यक्ति के सहारे उसको चलना फिरना पड़ता है, और अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित होना होता है। वो अपने दैनिक क्रियाएं भी स्वयं नहीं कर पाता, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सारे कार्य भी उसके दूसरे किसी को करने पड़ते हैं। फिर है हमारा उपचार। यद्यपि शारीरिक विकलांगता को पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ उपचार कर उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाया जा सकता है। ये ऐसी बीमारी, शारीरिक विकलांगता कौन सी है? जो कि ठीक नहीं कर पाते, हम इसे किसी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, बस कुछ उपचार करके कुछ इस तरीके से इस लायक बना दिया जाता है बच्चों को कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्य भी स्वयं कर सके। जैसे किसी अंग, आर्टिफिशियल अंग लगा दिया जाए ऑपरेशन करके, या बैसाखी द्वारा, व्हील चेयर द्वारा उन्हें इस लायक बना दिया जाए कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी की सहायता के जा सकें। इसमें सबसे पहले है शारीरिक थेरेपी, यानी फिजियोथेरेपी। इसे हम लोग जो है फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। शारीरिक थेरेपी या फिजियोथेरेपी शरीर की गतिविधि करने की क्षमता को संतुलन, तालमेल और ताकत व सहनशीलता
उस सुधारने पर केंद्रित होती है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो कि विशेषज्ञ होता है फिजियोथेरेपी का। वो उस विशेष अंग का जिसमें विकलांगता पाई जाती है उस विशेष अंग की एक्सरसाइज कराता है, उसे इस लायक बनाता है ताकि उसमें आपस में तालमेल हो सके, उसमें सहनशीलता उत्पन्न हो सके तथा उनमें गति करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज कराता है। फिर है एक्यूपेशनल थेरेपी। एक्यूपेशनल थेरेपी इसमें क्या होता है कि किसी किसी एक्यूपेशनल थेरेपी में भी फिजियोथेरेपिस्ट की तरह ही एक थेरेपिस्ट होता है जो कि इसका विशेषज्ञ होता है, जिसे ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि बॉडी के किस पार्ट्स में विकलांगता होने पर किन पॉइंट्स पर दबाव डालना है, जिससे जब उस विशेष पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है तो उस अक्षम वाले अंग में की जो नसें होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, क्रियाशील होने लगती हैं तथा उनमें कुछ ताकत उत्पन्न हो जाती है जिससे वे अपना कार्य करने लगें, जिससे जो विकलांगता की समस्या है कुछ हद तक दूर हो सके। तो इस तरीके से शारीरिक विकलांगता को शारीरिक थेरेपी और एक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा कुछ हद तक कम किया जा सकता है और बालकों को शारीरिक विकलांग बालकों को उनकी मुख्य जीवन धारा में सम्मिलित किया जा सकता है तथा इनसे बचाव भी किए जा सकते हैं। यदि कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो इनसे बचाव भी किया जा सकता है। गर्भावस्था के समय विशेष सावधानी बरती जाए कि चोट ना लगे, माता के उदर में किसी तरीके की चोट ना लगे, वो कोई जो है ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिनसे बच्चे गर्भ में पल रहे बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़े। गलत दवाइयों का प्रयोग ना करें, जो भी दवा डॉक्टर की निगरानी में करें, डॉक्टर से समय समय पर जांच कराते रहें। तो इन सब सावधानियों को अगर वो समय पर बरतें और बच्चे के जन्म के बाद उसके पोषण का विशेष ध्यान रखा जाए तो भी बच्चे को शारीरिक विकलांगता से बचाया जा सकता है। और यदि माँ के गर्भ में शिशु है तो माँ जैसा खाती है बच्चे के शारीरिक विकास भी उसी के आधार पर होता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो माता के खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ संतुलित भोजन ग्रहण कर सके और अपना संपूर्ण विकास कर सके। समय समय पर डॉक्टरों की जांच भी कराती रहनी चाहिए ताकि यदि किसी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसी समय ठीक कर दी जाए ताकि बच्चे घर में पल रहे शिशु पर किसी तरीके का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये तो है हमारा शारीरिक विकलांगता वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है।